नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रमेश। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं आखिरकार बिहार क्या चाहता है। बिहार में एक नई सरकार की सुगबुगाहट बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और इसे लेकर बिहार के लोगों में एक अलग तरीके की रुचि, एक अलग तरीके की दिलचस्पी है। आबो हवा में बस चुनाव ही चुनाव है बिहार के। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आज यही खड़ा हो रहा है कि बिहार में किसकी सरकार बनती दिखाई दे सकती है। ये चुनाव दरअसल अगर देखें तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच अहम की लड़ाई से कहीं आगे बढ़ता हुआ विकास और जात के बीच का एक बहुत बड़ा निर्णायक चुनाव बनता दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में इस बार यह तय करेगा बिहार कि विकास जात पर कहीं ज्यादा हावी होगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए हमने सोचा कि आज आपके सामने एक दूसरा सर्वे अपना पेश करें। जी हां, हमने सबसे पहले 16 सितंबर को अपना एक ओपिनियन पोल पेश किया था, जिसके आधार पर हमने आपके सामने कुछ तथ्य रखे थे। लेकिन आज हम आपको बता दें कि जिन तथ्यों पर हम 16 सितंबर को खड़े थे उनसे काफी बड़ा फेरबदल आज होता दिखाई दे रहा है, यानी कि इस 9 अक्टूबर के ओपिनियन पोल में जो अभी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि ये जो ओपिनियन पोल हमने किया है बिहार में न्यूज नेशन के द्वारा किया गया है, उनके संवाददाताओं के द्वारा 138 विधानसभा की सीटों पर हमने सर्वे किया, जिसमें हमने तकरीबन 7,000 लोगों से बातचीत की है। 3 से 7 अक्टूबर के बीच हमने 7,000 लोगों से बातचीत की और उनकी जो जवाब है उनके आधार पर यह ओपिनियन पोल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बिहार की जनता चाहती है। हम ये मानते हैं कि इस ओपिनियन पोल में तकरीबन 3% का स्विंग फैक्टर हो सकता है, जिसके आधार पर जो हम परिणाम और जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत फेरबदल होने की गुंजाइश है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अभी जो हम ओपिनियन पोल आपके सामने पेश करें उससे पहले का ओपिनियन पोल रमेश कई चीजों को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल, आइए सबसे पहले आपको यह बताएं कि 16 सितंबर को जो हमने ओपिनियन पोल दिखाया था उसमें क्या था रमेश? बिल्कुल, अगर 16 सितंबर की हम बात करें उसके अंदाज से आप देख सकते हैं, हमने बताया था किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिलेंगे। महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा था 45% के साथ, 3% पीछे खड़ा था एनडीए 42% के साथ, अन्य के खाते में 5% जा रहे थे और 8% ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि हमने अभी अपना निर्णय नहीं किया कि हम किसके पक्ष में वोट करेंगे। और जब 16 सितंबर को हमने इस वोट परसेंट को सीट पे रिफ्लेक्ट किया था तो महागठबंधन को 125 से 129 सीटें मिल रही थी, यानी सरकार बना चुकी थी महागठबंधन, और एनडीए 111 से 115, अन्य के खाते में 2 से 4। यानी तब भी एक तस्वीर साफ थी अजय की जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह चुनाव बाइपोलर चुनाव है। बिल्कुल, लेकिन कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है कि बाइपोलर नहीं है। बिल्कुल, ये दो गठबंधन के बीच का चुनाव है, एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन। लेकिन दोनों गठबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ते रहे, चुनाव का तापमान आगे बढ़ता रहा, प्रचार का तापमान आगे बढ़ता रहा और उसके बाद जुमलेबाजी से लेकर तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप, नरपिशाच और महाभक्षी, शैतान, न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है इस बार के बिहार के चुनाव में। तो आइए 7,000 लोगों से 3 से 7 अक्टूबर के बीच हमने जो बात की उसके आधार पर किस गठबंधन को कितना वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है। जी हां, एक फेरबदल होता दिखाई दे रहा है 16 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में। अब एनडीए वोट शेयर के मामले में कहीं आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, 2% का एक तरह से लीड लेता दिखाई दे रहा है एनडीए। 43% वोट ऐसा लगता है कि मिल सकता है कि एनडीए को, और 41% महागठबंधन के पास जाता दिखाई दे रहा है। और अभी भी 7% लोग ऐसे हैं जो ये तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें किसे वोट देना चाहिए। अगर इन्हें आप सीटों में तब्दील करें तो ऐसा लग रहा है कि आज 9 अक्टूबर को अगर चुनाव हो तो उस स्थिति में 120 से 124 सीटें मिल सकती हैं एनडीए को, यानी कि पूरे तरीके से स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आज मौजूद है। यह तस्वीर बदली है। जी हां, महागठबंधन के खाते में 115 से 119 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 243 सीटें हैं बिहार के विधानसभा में। ऐसे में जो तस्वीर 16 तारीख को दिखाई दे रही थी जहां 125 सीटों के आसपास महागठबंधन खड़ा था, आज उसी स्थिति में आकर एनडीए खड़ा हो गया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फेरबदल होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी से मनोज झा जी और कांग्रेस से रीता बहुगुणा जी और साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महागठबंधन की स्थिति अगर देखें मनोज जी तो 16 सितंबर से लेकर अभी तक में हमारे इस ओपिनियन पोल के हिसाब से जरा डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सिर्फ 2% का वोट शेयर मार्जिन है और अभी 7% ऐसे लोग हैं जिन्होंने तय नहीं किया है कि वो मतदान कहां करेंगे। जाहिर सी बात है चीजें बदल सकती हैं, मैं ये मानता हूं, लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं। लोग शायद महागठबंधन से विमुख हो रहे हैं। क्या इस बात से आप
इत्तेफाक रखते? कैसे इत्तेफाक रखूं? मैं पटना में हूं, कैंपेन का हिस्सा हूं और मैं देख रहा हूं आपके आंकड़े हैं, आपके आंकड़ों से आपको मोहब्बत है और मैं आपकी मोहब्बत को के खिलाफ बोलूं ये हिमाकत नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिहार के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को समझने में हमारी दिल्ली की और पटना की भी मीडिया समझ नहीं पा रही है। बिहार का विमर्श इस बार अद्भुत है साहब। मैंने 90 के बाद इस तरह की गोलबंदी, खास करके वंचित समाज की, दलितों, पिछड़ों की एकजुटता मैंने कभी नहीं देखी। सवर्ण गरीब भी बड़ी तेजी से साथ में आ रहे हैं और विमर्श का स्तर, विकास पे बात हो रही है लेकिन विकास में मानवीय चेहरे की बात हो रही है, सामाजिक न्याय के दायरे को बढ़ाने की बात हो रही है। मनोज जी, गांव देहात में लोग निजी, इसमें कोई शक नहीं है कि आज आपके गठबंधन में और एनडीए गठबंधन में फर्क बहुत कम है और वाकई में बहुत कांटे का मुकाबला है। देखिए, हमने कहा कि 3% का स्विंग फैक्टर है, आपने कहा आंकड़ों से मुझे मोहब्बत है, लेकिन देखिए आंकड़े अपनी जगह है लेकिन वस्तु स्थिति अपनी जगह। हाँ, जो हमने सर्वे 16 तारीख को किया था उसमें आप वहीं खड़े थे आज जहां आज एनडीए खड़ा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हमें लग रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछे कि क्या वाकई में एनडीए का प्रचार लोगों को प्रलोभित कर रहा है? मैं एक छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं जी। इस शहर का कोई होटल नहीं है जो भाजपा के लोगों ने बुक न कर रखा हो। हम अपार धनबल से लड़ रहे हैं। एक परसेप्शन में अगर बिहार में, पटना में देखें, होर्डिंग्स की बाढ़ है, रथ चल रहे हैं ऐशो आराम के, लेकिन जरा पटना से दूर गांव देहात में अगर आप जाएंगे पूरा विमर्श बदला हुआ है। मैं आपको अजय जी गारंटी दे रहा हूं, मैं कभी दावे नहीं करता, मैं बहुत कंजर्वेटिव आदमी हूं, लेकिन ये दिल्ली की पुनरावृत्ति होगी बिहार में, दिल्ली की पुनरावृत्ति। आप कह रहे हैं, मैं पुख्ता दावे के साथ कहता हूं। जहां साहब आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव मिलेंगे जो इस चुनाव को अगड़े और पिछड़े में बांटना चाहते हैं वो सफल हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, इस विमर्श से मैं ताल्लुक इत्तेफाक नहीं रखता। वो संसाधन पे 10% काबिज लोगों के पर सवाल उठा रहे हैं। वो अगड़ा पिछड़ा नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय का दायरा बढ़ाओ। लेकिन अक्सर हमारे मीडिया के एक वर्ग में क्या होता है, सामाजिक न्याय की बात आते ही, आरक्षण की बात आते ही लोग इतना डिफेंसिव हो जाते हैं कि पेजोरेटिव टर्मों का और उस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल। सर, लालू प्रसाद यादव की कोई भी रैली देख लीजिएगा, वो 3 बात कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं। पहला, वो कह रहे हैं ये जंगल राज पार्ट 2 नहीं, मंडल राज पार्ट 2 होगा। फिर वो कह रहे हैं साहब मोहन भागवत के बयान पे प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी क्यों साधे हैं। फिर वो कह रहे हैं ये चुनाव अगड़े और पिछड़े के बीच में। इन 3 के अलावा लालू प्रसाद यादव ना इधर बोल रहे हैं ना उधर बोल रहे हैं, यही तो सच है। मैं एक छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं, उसके बाद आप मुझसे सवाल मत पूछिएगा, आपके बाकी पैनलिस्ट भी हैं आपके। जी बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लालू जी जब मंडल राज पार्ट 2 कहते हैं तो आप उसको विकास के दायरे में नहीं देखना चाहते। आप शिक्षा, स्वास्थ्य के, रोजगार के मामले में वो एक दायरा बढ़ाने की बात करते हैं, आप उसको नहीं देखना चाहते। और अगड़ा और पिछड़ा जब लालू जी कहते हैं, उनका सिर्फ इतना मानना है कि जो अगड़े समूह में भी जो पिछड़े लोग हैं वो भी इस विमर्श का हिस्सा है। बिल्कुल, देखिए हम मानते हैं कि आज जरूरत है कि जो अंडर प्रिविलेज है उनको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये जातीय लड़ाई बन जाए ये अपने आप में एक चिंता का विषय हो सकता है। इस पर हम करेंगे चर्चा, मनोज जी विस्तृत चर्चा करेंगे। रीता जी, लेकिन यहां हम आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस एक बड़ी सहयोगी के जातिगत असमानता की बात करना। जी नहीं, मैं आता हूं मनोज जी, असमानता की बात करना बिल्कुल आता है मनोज जी, हम इस पर लंबी चर्चा करेंगे जरूर। लेकिन रीता जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, कांग्रेस सक्रिय भूमिका निभा रही है, 40 सीटों के साथ इस बार आप मैदान में हैं, लेकिन जो स्थिति बनती दिख रही है, निर्मित होती दिख रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि आपका जनाधार शायद घिसक सकता है। एनडीए अपने कम से कम चुनाव प्रचार के दम पर आगे बढ़ता दिख रहा है, अगर आप अभी नहीं रोक पाए तो मुश्किल होगी। पहले तो मैं आपके आंकड़ों पर थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगी जी। कल मैं बड़े गौर से एक और टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन देख रही थी, उस पर भी आंकड़े आ रहे थे। आप कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने में स्थिति एनडीए के पक्ष में गई है और वो आंकड़े दिखा रहे थे जो 3 बहुत बड़े माने जाने वाले जो एनालिस्ट हैं चुनाव के, वो बता रहे थे अपने एग्जिट पोल में कि अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नीतीश जी के और महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है।
आप हमें 3% पीछे दिखा रहे हैं, 2% आगे दिखा रहे हैं जी। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात जी। लेकिन आप ये बात मान लीजिए कि यूपी और बिहार बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही राजनीतिक लोगों का प्रदेश है। ये क्रांतिकारी प्रदेश है बिहार जी। और यहाँ पर कोई हवाई बात करके वोट छीन लेगा या खींच लेगा, ये असंभव है। नीतीश जी को चलिए, यानी आपको भरोसा है, बिल्कुल। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं रीता जी, लेकिन आपको भरोसा है कि जिस आधार पर आप बढ़ रहे हो बिल्कुल सही है। नकवी साहब, मैं क्षमा चाहता हूं रीता जी, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन कुछ एक आंकड़े हम आपके सामने और पेश करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको क्षमा के साथ रोक रहा हूं। मैं प्लीज रीता जी, कुछ और आंकड़े हैं ताकि हम और चर्चा आगे बढ़ा सकें। नीतीश जी और इस गठबंधन की नीतियों पे होगा। बिल्कुल, हमारे उन्हीं मुद्दों पर आ रहे हैं। एक छोटी टिप्पणी नकवी साहब, जो आंकड़े हमने 16 तारीख को पेश किए थे उस चर्चा में आप भी शामिल थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन पूरे दमखम के साथ सरकार बना सकती है, लेकिन आज परिस्थिति पलट गई है। 2% का वोट मार्जिन जो पिछली दफा ऐसा लग रहा था कि एनडीए के साथ था, वो इस बार पिछड़ता हुआ दिख रहा है महागठबंधन। क्या आपको लगता है कि वाकई में चमक दमक लोगों को रास आ रही है बिहार में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका चूंकि ये सर्वे 3 तारीख से 7 तारीख के बीच में हुआ है जी। बाकी जितने भी सर्वे हुए हैं वो 3 तारीख के पहले हुए हैं। तो जो 3 तारीख के आसपास जो देश में राजनीतिक स्थितियां बनी थी, जिनसे सभी लोग आप लोग परिचित हैं, और जिस प्रकार से जो है एक प्रकार से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की चेष्टा की गई थी, तो मुझे लगता है कि वो कुछ स्थिति इन 3-4 दिनों में शायद बिल्टअप हुई है। और उसके साथ साथ जैसे इस मुद्दे को एनडीए की ओर से उठाया गया, यदुवंशियों वाला और गोमांस वाला और लालू यादव की टिप्पणी, मुझे लगता है कि कुछ इन चीजों ने जरूर चुनाव के माहौल को थोड़ा सा जो है वो एनडीए की ओर टिल्ट किया है। लेकिन आपके सर्वे में अभी 7% लोग कह रहे हैं कि वो उन्होंने तय नहीं किया है कि किसको वोट देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये चूंकि अब मतदान बिल्कुल निकट है और ऐसे में अभी भी अगर वो उन्होंने कहा कि वो तय नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब कि वो अभी अपना फैसला नहीं बताना चाहते हैं और तो वो अपना मैच 50-50 है आप ये कह रहे हैं। हाँ, वो अपना फैसला नहीं बताना चाहते हैं। तो चूंकि स्वाभाविक रूप से जो एनडीए का वोटर है वो बड़ा वोकल है, तो मेरा जो है निष्कर्ष इसमें यह है कि नहीं, शायद ये वोटर जो वोकल नहीं है वो शायद आखिरी समय में। लेकिन अजय, इससे पहले कि हम इस बात को करें, रीता जी आपने कहा बाकी लोग हवाई बातें कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है बिहार की जनता पे राहुल गांधी की जमीनी बातों का ज्यादा असर पड़ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इस समय प्रधानमंत्री जी ही उनके मैस्कॉट है एनडीए के, और वो घूम घूम के वादे कर रहे हैं, वादों की झड़ी लगाए हुए हैं। और पिछले 17 महीने में देश के दिए हुए वादों का तो ये हाल हो गया कि किसानों के आत्महत्या में 30% इजाफा हो गया। महंगाई में आप दाल देखिए, हम 200 रुपए अरहर की दाल खा रहे हैं किलो की। तो आज ये देख रहे काला धन 70 लाख करोड़ है, 4000 करोड़ का डिक्लेरेशन हुआ है। तो जनता देख रही है, ना रोजगार है, ना किसान के लिए, ना नौजवान के लिए। तो जब वो वादे नहीं पूरे कर रहे हैं तो ये झूठे वादों पे क्या विश्वास करेंगे लोग? क्या कहा था प्रधानमंत्री? बिल्कुल रीता जी, हमने ये सवाल भी पूछा है अपने रिस्पोंडेंट से, हमने ये सवाल भी रीता जी पूछा है कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के बीच में दरअसल कितनी पॉपुलैरिटी किसकी है, ये सवाल हमने पूछा है, इसलिए उस मुद्दे पर हम उस वक्त चर्चा करेंगे। आइए जरा अपने दर्शकों के सामने एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा पेश करते हैं। हमने दरअसल अपने दर्शकों से, हमने अपने तमाम रिस्पोंडेंट से यह सवाल पूछा कि आपके लिए आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है बिहार में मतदान करने के लिए। जी हाँ, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कई बारीक चीजों को ये सामने लाता है और इसे देखकर आप समझ सकते हैं 41% लोगों ने कहा कि उनके लिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई 19% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है और उसके आधार पर सबसे बड़ी बात यहां पर निकल कर आ रही है, 5% लोगों ने खुलकर कहा कि जातीय आधार पर मतदान करना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूं क्योंकि अगर आप देखें तो 16 सितंबर को जो ओपिनियन पोल हमने किया था उसमें यही सवाल पूछा गया था और उसमें सिर्फ 2% लोगों ने कहा था कि जातीय आधार पर वोट करना उनके लिए महत्वपूर्ण है, जबकि 9 तारीख को जो आज हम दिखा रहे हैं ओपिनियन पोल, इसमें 5% लोग कह रहे हैं कि जातीय आधार पर वोट करना उनके लिए महत्वपूर्ण है। और आप देखिए 16 सितंबर को 46% लोगों के लिए विकास ज्यादा मायने रखता था, आज 41% लोगों के लिए विकास ज्यादा मायने रखता है।
यानी कि कैसे जाति अब धीरे धीरे सामने राजनीतिक फोरफ्रंट पर आता दिखाई दे रहा है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। और इसे सप्लीमेंट करने के लिए एक और सवाल हमने पूछा, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे, जिसके आधार पर यह तय हो जाएगा कि दरअसल बिहार में जाति कितना ज्यादा मायने रखता दिखाई देता है। विकास के नाम पर वोटिंग करेंगे या जात के नाम पर वोट करेंगे? विकास के नाम पर 67% लोग वोट देना चाहते हैं, जात के नाम पर 23% और 10% ने अपना मत सामने नहीं रखा। कुल मिलाकर आप देखें कि कैसे जाति आधार राजनीति अब बिहार में पूरे दमखम के साथ सामने है। ये अपने आप में कहीं आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा जो आपको पूरी तरीके से आश्वस्त कर देगा कि बिहार में विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास पर जात कितना हावी होता है ये देखिए। जातीय समुदाय हितों पर बेहतर ध्यान कौन सा गठबंधन दे सकता है? और इस पर देखिए 44% लोगों का मानना है कि एनडीए गठबंधन उनके जातीय हित का ज्यादा ख्याल रख सकता है। और यह बात बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शित करती है जो अभी हम बात सामने रख रहे हैं कि कैसे एनडीए धीरे धीरे बिहार में अपनी पकड़ बनाता चला जा रहा है। मनोज जी, मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। जातीय समीकरण के आधार पर भले ही चर्चा होती रही है, भारतीय जनता पार्टी इसे लगातार नकारती रही है, लेकिन जब टिकट वितरण का मौका आता है और जब एक एक सीट पर वोटिंग की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम गठजोड़ पूरे तरीके से जातीय आधार पर चले जाते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा कि इस पूरे चुनाव में जातीय आधार कहीं ज्यादा प्रबल और प्रमुख बन रहा है? अजय जी, मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि कई टेलीविजन चैनलों में कई बड़े संपादक मित्रों से जब बातचीत होती है, मैं कहता हूं कि बिहार के संदर्भ में जब आप जाति बनाम विकास की बात करते हैं तो आप विमर्श का भी नुकसान करते हैं, बहस का भी नुकसान करते हैं। जाति और विकास बनाम में नहीं आ सकता। जातियों के अंदर विकास चाहिए और विकास का एक सिंगल झुंझुना नहीं हो सकता है। जो लोग ऐतिहासिक रूप से पीछे हैं, कुछ कॉमन चीजें होंगी विकास के लिए, जिसमें सड़क है, पानी है, स्वास्थ्य है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो कई कौमों के लिए, जातियों के लिए वो अलग विकास के मायने होती है। इसलिए मेरा मानना है कि जातियों के अंदर विकास की जो भूख है उसको समझना भी आवश्यक है। इसलिए इसको कृपया जाति बनाम विकास ना नहीं, ये जाति बनाम विकास है। कहना चाहता हूं, मैंने जाति कोई विकास बनाम है जहां जाति न हो, कोई राज्य नहीं देखा। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। आप लोगों ने वो टिकट देने का आधार जाति को बनाया। कोई पॉलिटिकल पार्टी ने यहां तक कि सब कास्ट के साथ भी अपनी मीटिंग बुलाई है। सब, यहां तक कि सम्राट अशोक को भी किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से रिलेट कर दिया। ये जाति के पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? ये बताइए, आप मैं जवाब दे दूं अगर आपने इतने सारे सवाल पूछे तो मुझको 60 सेकेंड दीजिए। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सम्राट अशोक की जाति राजद और जदयू ने नहीं बताई। कवि रामधारी सिंह दिनकर की जाति मुझको स्वयं प्रधानमंत्री ने बताई। इसलिए भाजपा का इस बात, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जातियों का प्रतिनिधित्व जब आप तय करते हैं, कहीं मुसहर समाज से, मल्लाह समाज से, पिछड़ी जात, अत्यंत पिछड़ी जातियों से, पिछड़ी जातियों से, ये जातिवाद नहीं है। रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स का सबसे उम्दा इंस्ट्रूमेंट है, उसको जातिवाद मत कहिए, कम से कम हमारे संदर्भ में। और मैं आखिरी चीज कहता हूं, कोई संस्था नहीं है, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां जाति ना हो। लेकिन हां, बिहार की चर्चा में बिहार बहुत ही बदनाम शायर है। अच्छा बहुत है लेकिन बदनाम शायर है। बिहार में लोग सारी बुराइयां ढूंढते हैं। नहीं मनोज जी, मीडिया में जातिवाद नहीं, बिहार में सारी बुराइयां ढूंढना बहुत ही गलत है, क्योंकि आपकी ये टिप्पणी मैं इसलिए सही नहीं मानूंगा क्योंकि कई मामलों में, खास करके राजनीति के मामले में, बिहार जितना अग्रणी रहा है उतने बहुत कम राज्य रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश का एक अलग स्थान है हिंदुस्तान में, उससे कोई नहीं इनकार कर सकता। लेकिन हाँ, ये बात सही है, आप जिस बात को स्थापित करना चाहते हैं, दरअसल हमारा सर्वे उसी बात को स्पष्ट कर रहा है कि दरअसल विकास और जात समकालीन बनते दिखाई दे रहे हैं बिहार में। और ऐसा लग रहा है कि वोट की इस राजनीति में विकास और जात एक दूसरे में विलीन हो गए। लेकिन अब यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपके सामने और रीता जी के सामने रखना चाहता हूं, क्या वाकई में आज आर्थिक आधार जाति से ऊपर नहीं होना चाहिए? क्या आज विमर्श इस बात पर नहीं होना चाहिए कि आप जाति एक कॉमन डिनोमिनेटर फैक्टर न मानकर आर्थिक आधार को कॉमन डिनोमिनेटर मांगे, ताकि ये अगड़े और पिछड़े की बात ना हो? मनोज जी,
अजय जी, मैं बोलूं इसका एक छोटा जवाब? जी अजय जी, हेलो। जी बिल्कुल, हेलो हेलो। ऐसा लग रहा, हाँ आपको आवाज आ रही है हमारी मनोज जी? हाँ, मैं कह रहा हूं जी कि संविधान सभा की बहसों से आगे चलकर अगर आप आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 देखें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखें, खास करके इंदिरा साहनी जजमेंट, जिसमें आर्थिक रूप से गरीबी और पिछड़ेपन की बात हुई, तो कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि सुनो कुछ जातियां गरीब हैं लेकिन वो पिछड़ा होने के कारण गरीब नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूं कि हम उन कहानियों को पढ़ करके बड़े हुए कि एक दरिद्र ब्राह्मण था, हमने कभी एक दरिद्र दलित था, ऐसा कभी कहानी ऐसी भी नहीं पढ़ी, क्योंकि दलित का दरिद्र होना बिल्कुल जायज था, कॉमन था। तो ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है कि आर्थिक नजरिए को भी सामाजिक शैक्षणिक संदर्भ में देखिए। अगर इस पे बहस होती है तो उसमें बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है आर्थिक पिछड़ापन। लेकिन सर, आप बहस कहाँ चाहते हैं? आप तो एक सेक्टर, वो हमारे खास समुदाय को डरा रहे हैं, का नतीजा है, और हार्दिक पटेल उसकी परिणति है। आप एक समुदाय को डरा रहे हैं ये कह के। दरअसल आप बहस नहीं चाहते। बहस चाहते तो आप खुलकर कहते कि आने वाले समय में हम बहस करेंगे, लेकिन इस बयान को आधार बनाकर एक खास कम्युनिटी को आप डरा रहे हैं। मैं हुजूर होशो हवास में कह रहा हूं, मैं संविधान के दायरे के बाहर बात नहीं करूंगा। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं जो बोल रहा हूं मेरा संविधान मुझसे बोल रहा है। आज दिक्कत ये है, आर्टिकल 15 नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, संविधान में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आज जातीय आधार है जिसके आधार पर पिछड़ेपन का निर्धारण हो रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन विमर्श को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन हाँ, ये बात स्थापित हो रही है कि आज बिहार में अगर मतदान करने कोई व्यक्ति बाहर निकल रहा है तो वहां पर विकास और जाति समकालीन हो रहे हैं, एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं, और ये शायद बहुत अच्छा या बहुत बुरा, इसका दोनों परिणाम हो सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कई और महत्वपूर्ण सवाल जो हमने अपने रेस्पोंडेंट से पूछा उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिरकार लोग किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, कौन सा गठबंधन आगे बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार में खुद बड़े पैमाने पर हैं तो उसका कितना फायदा या नुकसान एनडीए को हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत विस्तृत और एक तरह से विश्वसनीय आप ये ओपिनियन पोल देख रहे हैं, क्या चाहे बिहार। बने रहिए हमारे साथ। न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल सिर्फ 2 दिन पहले का है, यानी 7 अक्टूबर तक बिहार की चुनावी फिजा में क्या कुछ देखने को मिल रहा था, किसके पक्ष में यह चुनाव झुकता दिखाई दे रहा था। अगर इस ओपिनियन पोल के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए और सबसे ताजा तस्वीर हम आपके सामने दोबारा एक बार रखना चाहें, किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं एनडीए 43% के साथ आगे निकल चुका है महागठबंधन से। महागठबंधन के खाते में 41% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं, अन्य के खाते पे 9, लेकिन 7% जो कह नहीं सकते, यह भी एक बड़ा वोट फीसदी है। देखना यह है कि चुनाव के आते आते ये अपनी सोच ज्यादा मुखर होकर सामने रख पाता है या नहीं। और अगर हम इसको सीट के लिहाज से देखें कि इस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हैं, तो आप देखिए एक तरह से एनडीए कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने के नजदीक पहुंच चुका है। तो महागठबंधन कुछ पीछे जरूर है, 115 से 119, एनडीए 120 से 124 और अन्य के खाते में 3-5। सबसे बड़ी तस्वीर जो इन चुनाव से, और अगर हम अपने 16 सितंबर के ओपिनियन पोल को भी देखें, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और सारे आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव पूरी तरह से बाइपोलर यानी महागठबंधन और एनडीए अलायंस के बीच होने जा रहा है। यानी देखा यह जाए जरा सा मार्जिन, यानी वोट परसेंट अगर थोड़ा भी इधर से उधर होता है तो यह किसी भी गठबंधन के पक्ष में चुनाव को झुका सकता है। और चुनाव का सबसे अहम मुद्दा क्या है, जब हम ये बात करते हैं तो फिर हम जब कह रहे हैं कि राजनेताओं ने टिकट जाति के आधार पर दिए हैं, लेकिन वोट कह रहे हैं हम विकास के नाम पे मांगेंगे। और अजय की दिलचस्पी जनता भी कह रही है कि हाँ साहब हम विकास के नाम पे वोट देंगे। बिल्कुल, तो ये कुछ ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। और आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़े और बताएं आपको
कि कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जो हमने पूछे थे, जैसे कि सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी रेटिंग क्या वाकई में बिहार में बढ़ी है या घटी है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएं चिराग पासवान जो कि आरएलएसपी के नेता है, आरएलएसपी के नेता है, उनका क्या कहना है, एलजेपी के नेता है, उनका क्या कहना है इस ओपिनियन पोल के बारे में। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। मैं एक अकेला अपने का चुनाव लड़ रहा हूं और मैं जनता के बीच में जा जाकर सही मायनों में जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। और जितनी भी मैं विधानसभाओं में गया हूं आज तक प्रचार के लिए, हम वो तमाम विधानसभाएं जीत रहे हैं। इस बात को मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। हम लोग 2/3 बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रहे हैं, इस बात को मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स भले जो हमारे पक्ष वाले भी आ रही होंगी रिपोर्ट, जैसे आपके चैनल में कांटे की टक्कर दिखा रहा है बट पक्ष में दिखा रहा है, पर उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि देखिएगा चुनाव के परिणाम आते आते तक एक तरफा माहौल होगा और 2/3 से हम लोग सरकार बनाएंगे। थैंक यू। तो एनडीए गठबंधन को ये उम्मीद है कि अभी भी वो 2/3 से ज्यादा बहुमत ले सकते हैं। एक चीज मैं अजय यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि एनडीए बहुत हद तक ये तय करेगा कि रामविलास पासवान, कुशवाहा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी, ये कितनी सीट ला पाते हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। कहीं ऐसा नहीं बीजेपी को यही डुबोते हैं इनके गठबंधन। चलिए अभी बस हाथ कंगन को आरसी क्या, अब मतदान होने में ज्यादा वक्त नहीं है। 12 तारीख को पहले चरण का पहला मतदान है, उसके साथ ही चीजें स्पष्ट होती दिखाई देगी। इनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमने पूछा अपने रिस्पोंडेंट से, 7,000 लोगों से हमने ये बातें की हैं 3 से 7 अक्टूबर के बीच में, और हमने एक बार फिर यह सवाल पूछा जो हमने 16 सितंबर को पूछा था, सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री बिहार के लिए कौन है, कौन वो व्यक्ति है जो पहली पसंद है बिहार की जनता की। 41% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे उपयुक्त हैं। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति हैं वो है सुशील मोदी, जो कि वाकई में एक सरप्राइज एंट्री माना जा सकता है क्योंकि इन्हें इस तरह का मार्जिन पहले नहीं मिलता दिखाई दे रहा था। 31% लोगों का मानना है कि सुशील मोदी बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। रामविलास पासवान को लेकर 6% लोगों का मानना है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहली पसंद हो सकते हैं। और उसके बाद हमने पूछा था कि जीतन राम मांझी को लेकर लोगों की राय क्या है। 5% लोग चाहते हैं कि जीतन राम मांझी अगर उन्हें मौका मिले तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को सिर्फ 3% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में रहें, और 14% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी राय मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखना पसंद नहीं किया है। तो अभी भी नीतीश कुमार सबसे आगे 41% लोगों की पसंद है। लेकिन 16 तारीख से लेकर अभी तक के बीच में नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी रेटिंग कितनी घटी या बढ़ी है, यह जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए आपको दिखाएं कि जब 16 सितंबर को हमने यही सवाल पूछा था तो उस वक्त नीतीश कुमार 47% लोगों की पहली पसंद थे। लेकिन आज यानी कि 3 से 7 अक्टूबर के बीच जब हमने लोगों से पूछा तो नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी रेटिंग 6% गिर चुकी है। 41% लोगों का यह मानना है कि नीतीश कुमार पहली पसंद हो सकते हैं, और सुशील मोदी की पॉपुलैरिटी रेटिंग अब जरा बढ़ती दिख रही है। लेकिन और यह प्रदर्शित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल आगे बढ़ रही है और सुशील मोदी दरअसल भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। मैं कह रहा हूं बीजेपी सुशील मोदी को बनाए या ना बनाए मुख्यमंत्री, ये बात की बात है। ओपिनियन पोल ने कम से कम उन्हें यह जरूर कर दिया है, बीजेपी को एक दबाव जरूर बना दिया कि साहब आप सोचिएगा, क्योंकि सुशील मोदी अब भी पहली पसंद है बिहार की जनता। बिल्कुल, और इसके साथ प्रेशर कहीं ना कहीं बीजेपी पे बिल्टअप हो गया। बिल्कुल रमेश, इसके साथ साथ हमने ये जानना चाहा कि क्या नीतीश कुमार की अप्रूवल रेटिंग जिसे हम कहते हैं, ये लालू प्रसाद यादव के गठजोड़ की वजह से घट गई है क्या? ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, खास करके जब आप बिहार में जाएं, और मैं वहां पिछले लगभग 10 दिन से आगे पीछे आप जा रहा हूं, और ये बात सामने आ रही है कि लालू के साथ जाना क्या वाकई में नीतीश कुमार के लिए फायदे या नुकसान का सौदा रहा है। 47% लोग मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ गठजोड़ करना नीतीश कुमार के लिए नुकसानदेह रहा है। लेकिन यहां 39% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि दरअसल ये फायदे का सौदा रहा है। 14% कह नहीं सकते कि श्रेणी में है। अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अगर परसेप्शन की बात कही जाए तो नीतीश कुमार को व्यक्तिगत तौर पर परसेप्शन का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन महागठबंधन के तौर पर अगर देखा जाए तो शायद लोग इसे एक तरह से फायदे का सौदा मान रहे हैं। सिंह साहब, आपकी क्या राय है इस पर? क्योंकि एक और आंकड़ा इसके बाद पेश करेंगे जो शायद एक और तस्वीर और सामने रखे। एक्चुअली जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उनमें विरोधाभासी स्वर बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आप गौर कीजिएगा
जी सुशील मोदी पे ये बिल्कुल सही है कि धीरे धीरे बढ़ाए और 31% तक पहुंचाए। एक्चुअली ये सुशील मोदी का नहीं, ये मोदी का है जी। ये नरेंद्र मोदी की वजह से जो इंडोर्समेंट हो रहा है ये उसकी वजह से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार का कुछ थोड़ा पहले से घटा है, ये भी सही है, लेकिन इतना नहीं घटा है कि उसको कहा जाए कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है जी। अब एक गौर कीजिएगा, नंद किशोर यादव इनको सिर्फ 3% मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि जो बैकवर्ड वोट शिफ्ट होना है बीजेपी को जी, ये उस तादाद में नहीं हो रहा है। अगर 3% इंडोर्स है, इसका मतलब है कि अपर कास्ट पोलराइजेशन पूरी तरह से मुकम्मल है जी। नतीजा यह है कि आप जो ये देख रहे हैं 1% का दोनों के बीच में गैप है। मल्टी पार्टी बाइपोलर ये लड़ाई है, क्लियर कट बाइपोलर है। ऐसे में 1% का स्विंग इधर से उधर होना और ऐसे में जबकि चीजें छिपा रहा हो, आप देखिए लोग कह रहे हैं कि साहब 67% आदमी कह रहा हम डेवलपमेंट पे वोट देंगे जी। सिर्फ 24% कह रहा कि नहीं साहब कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता, जबकि बिहार में अपना सर्जरी भी कराता है आदमी तो अपने जात बिल्कुल के ये एक आप कह रहे हैं कि कास्ट वहां पर सबसे ऊपर है, डोमिनेंट। श्रीकांत शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, पहले तो आपको बधाई कि ओपिनियन पोल में आप एक तरह से कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपको लग रहा है बिहार ने डेवलपमेंट के नाम पे आपको वोट दे दिया है, बावजूद इसके कि आप गोत्र सबका सबके सम्मेलन कराने में जुटे रहे? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि इस पूरे देश में आपने देखा है कि विकास की लहर थी 14 में और अब बिहार में भी विकास की लहर है, परिवर्तन का लहर है। और जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी के आप रैलियों में देखें किस तरह से नौजवान लोग आ रहे हैं और उनको सुन रहे हैं, क्योंकि बिहार का नौजवान विकास चाहता है जो उसको अभी तक मिला नहीं है। सबको देखा, कांग्रेस को भी देखा और हमारे आरजेडी के लोगों को भी देखा, नीतीश कुमार जी को भी देखा, तो अब उनका है कि भाई इस बार भाजपा को मौका देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अगर आप रिपोर्टों की बात भी करें कि ईज ऑफ बिजनेस में जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आती है, क्योंकि देखिए मैं इसलिए इस चीज का जिक्र कर रहा हूं कि बिहार का जो नौजवान है, बिहार का जो वोटर है वो पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है। वो किशनगंज में बैठकर यूएन में क्या चल रहा है, किशनगंज में बैठकर वो अमेरिका में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी चाय की दुकान पे उसको रहती है। तो श्रीकांत जी जो है इसीलिए श्रीकांत जी मैं आपसे और अपने भविष्य के लिए यही बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही यहाँ पर। किशनगंज में बैठा एक नौजवान ये बात करता है कि यूएन में क्या हो रहा है, और कल मैं नालंदा में एक छोटे से गांव, एक छोटे से कस्बे में था और वहां पर चर्चा दादरी की हो रही थी, वहां पर चर्चा गौमांस की हो रही थी, वहां पर चर्चा इस बात की हो रही थी कि गुलाम अली को परफॉर्म नहीं करने दिया गया। ये बातें आपके खिलाफ भी जा रही हैं श्रीकांत जी। नहीं, देखिए आप अजय जी खूब घूम रहे हैं, हम भी बिहार घूम रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि सत्ताधारी जो गठबंधन है वहां जिसका नेतृत्व लालू जी कर रहे हैं, नीतीश जी तो सिर्फ मुखौटा है, वो गठबंधन के पास कुछ भी कहने के लिए जनता के पास नहीं है। क्योंकि नीतीश जी अगर सुशासन की बात करते हैं तो जनता उनसे पूछती है कि सुशासन तो आपका विरोधाभासी है, एक तो जंगल राज के रूप में लालू जी आपके कंधे पर बैठे हैं और भ्रष्टाचार के रूप में कांग्रेस आपके कंधे पर बैठी है। तो इसीलिए षड्यंत्र के तहत वहां पर भी लालू जी ने गाय मांस के मुद्दे को वहां चुनाव का मुद्दा बनाया। पॉलिटिक्स इतने निचले स्तर तक ये गिरा देंगे कि गाय। रीता जी आपका जवाब देना चाह रही हैं, हमारे लिए आस्था का विषय है। श्रीकांत जी, रीता जी आपका जवाब देना चाह रही हैं। रीता जी, देखिए अभी आए इन्होंने 2-3 बातें कही। पहली बात ये कहा कि विकास नहीं हुआ और हम लोगों ने विकास की लहर की बात की। 9 साल तो आप सरकार में रहे, आप नीतीश जी के साथ रहते रहे, अगर विकास नहीं कर पाए तो आपकी जिम्मेदारी। फिर विकास हुआ है क्योंकि खुद मोदी जी ने कहा अपने भाषणों में कि सड़कें तो बन गई हैं, अब बिजली लानी है। तो क्या हालत थी आज से 9 साल पहले? एक सड़क नहीं थी बिहार में, आज सड़कों का जाल है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कानून व्यवस्था वहां के किसी बाशिंदे से पूछिए तो बहुत बेहतर हो गई है। तो इससे ये कहना कि कुछ नहीं हुआ है, और आपने क्या किया, न काला धन वापस ले आए, न रोजगार दे पाए, न महंगाई कम कर पा रहे हैं। अरे जो इसके तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुए उसका भी लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दे पा रहे हैं।
आप सिर्फ हवाई बात करते हैं, अजय जी, बड़े बड़े जवाब सपने दूंगा। लेकिन दिखाते हैं। रीता जी, उन आप सपनों ये को भी तो जमीन पे देखिए लाने ना, का रीता जी, आपके पास कोई नुस्खा नहीं। रीता जी, आप ये भी तो आप देखिए दिल्ली ना, में भी यही आपकी बोलते प्राथमिकता रहे। में क्या कि आप बीजेपी दिल्ली की में भी सीटें यही बढ़ बोलते जाए, रहे। दिल्ली में लोग माफ कहते कीजिएगा, हैं कांग्रेस की कि सीटें एनडीए बढ़ की जाए या सरकार गठबंधन की है। सरकार आ और जाए। दिल्ली में क्या हुआ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, दिल्ली के प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ? आप कितना भी ओपिनियन श्रीकांत जी, दिखाइए, कल का ओपिनियन। श्रीकांत जी, मेरे पास वक्त जरा कम है, मुझे एक और रिपोर्ट दिखानी है। जवाब दूं? बिल्कुल श्रीकांत जी, एक छोटा जवाब प्लीज। दिल्ली में भी ये होता रहा। आप देखिएगा, देखिए, कांग्रेस के इतना बुरे दिन नहीं हो सकते कि कांग्रेस को अपने नेतृत्व को छोड़कर लालू जी की प्रशंसा में वहां कसीदे पढ़ने पड़ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि बिहार में विकास हुआ, 2005 में लोगों ने हमें मत दिया, एनडीए की सरकार बनी, लेकिन यही तो चुनाव का बड़ा मुद्दा है कि अचानक नीतीश जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी बढ़ गई कि जंगल राज के साथ ही चले गए सत्य हटाने के लिए। जब तक भाजपा और नीतीश जी साथ में थे तब तक सड़कें भी खूब बनी, कानून व्यवस्था भी ठीक थी, जीडीपी भी 16% से ऊपर थी। जब से उन्होंने रिमोट कंट्रोल लालू जी के हाथ में दिया है, वहां 40% का रेट बढ़ गया। श्रीकांत जी, आप लोग लालू जी का इतना डर क्यों दिखा रहे हैं? ने जब से रिमोट कंट्रोल लालू जी को दिया है तब से वहां जो प्रशासन है, पुलिस है, वो नीतीश जी के कहने पर नहीं चलती। श्रीकांत जी, वाकई में क्या लालू जी ही इस बार के चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर उभर रहे हैं? इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन यहां पर हम रुक रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं विस्तृत ओपिनियन पोल जो न्यूज नेशन आपके सामने पेश कर रहा है। कई महत्वपूर्ण सवाल जिसके आधार पर बिहार की जनता आखिरकार कैसी सरकार और किस तरह की सरकार चाहती है। क्या वाकई में बहुत बड़ा कांटे का मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है? क्योंकि 16 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच में चीजें काफी उलटती हुई दिखाई दे रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। हमारा विशिष्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, बने रहिए हमारे साथ। तो बिहार की तस्वीर किस ओर बदलेगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन सा गठबंधन जीतेगा? कुल मिलाकर ओपिनियन पोल से यह बात स्पष्ट हो गई है कि अगर आज की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है बिहार, लेकिन कांटे का मुकाबला है, बाइपोलर मुकाबला है। लेकिन ज्यादातर चैनलों ने अपना अपना रुख रखा है। किसी ने महागठबंधन को आगे बताया है, कुछ एनडीए को सरकार बनाते दिखाई दे रहा है। आइए सभी चैनलों ने क्या कुछ दृष्टिकोण रखा है, इससे पहले हम आपको दिखाएं। अपनी सहयोगी पिनाज के पास चलें। हमारे साथ जेडीयू के नेता केसी त्यागी साहब, राज्यसभा सांसद केसी त्यागी साहब, न्यूज नेशन आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आइए सबसे पहले हमारी सहयोगी पिनाज बता रही है कि ज्यादातर चैनलों ने जो अपना गणित रखा है, चुनावी गणित, वो किसके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। आइए एक नजर डाल लेते हैं। तो न्यूज नेशन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अपना ओपिनियन पोल, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आखिर वोटिंग से पहले बिहार की जनता के मन में क्या छिपा हुआ है, तमाम नेताओं की रैलियों का क्या कुछ असर हो रहा है, कौन फिलहाल ओपिनियन पोल में बढ़त बनाए हुए है। हम आपको तमाम एजेंसीज और चैनल्स का ओपिनियन पोल जो है वो भी दिखाएंगे, उसके आंकड़े भी दिखाएंगे। लेकिन न्यूज नेशन के आंकड़े सबसे पहले आपके सामने हम यहां पर रख रहे हैं, जिसमें मोदी जी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन को न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में 122 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं नीतीश और लालू का महागठबंधन 117 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में, और 4 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में मुकाबला जो है वो कांटे का है। अब बात करते हैं एबीपी निल्सन के ओपिनियन पोल की, जहां पर एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं 128 सीटें और नीतीश के खाते में जाती हुई दिख रही हैं 112 सीटें, और 3 पर अन्य जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं आईबीएन एक्सिस के ओपिनियन पोल की, जिसमें 95 सीटें जो हैं, यानी कि यहां पर एनडीए पीछे नजर आ रहा है इस ओपिनियन पोल में। 95 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, 137 सीटें इस ओपिनियन पोल में महागठबंधन को जाती हुई नजर आ रही हैं और 11 अन्य के खाते में जा रही हैं। अब हम बात करें अगर इंडिया टुडे सिस्रो के ओपिनियन पोल की, तो उसने 111 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में अपने ओपिनियन पोल में डाली हैं और 122 सीटें, यानी यहां भी महागठबंधन को ही आगे दिखाया गया है और 10 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे की अगर हम बात करें तो 119 सीटें यहां पर एनडीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं इस ओपिनियन पोल में, और 116 सीटें जो हैं वो महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 8 अन्य के खाते में। अगर हम तमाम जो न्यूज चैनल्स और एजेंसीज ने ओपिनियन पोल किए हैं उनका एक एवरेज आउट अगर हम ले लेते हैं तो 115 पर एनडीए गठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 121 सीटें जो हैं वो महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं।
और 7 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी मुकाबला अगर औसत के लिहाज से भी देखा जाए तो नेक टू नेक है। धन्यवाद पिनाज, आपने बताया वाकई में ये कांटे का मुकाबला है, उसमें कोई शक नहीं है। त्यागी साहब, मैं दरअसल आपको ये बताना चाहता हूं कि 16 सितंबर को हमने अपना पहला ओपिनियन पोल दिखाया था, जिसके आधार पर आपके गठबंधन को, यहां नहीं कि महागठबंधन को 129 सीटों तक मिल सकती थी। लेकिन ये जो हमने ओपिनियन पोल आज हम जो दिखा रहे हैं, इसे हमने 3 से 7 अक्टूबर के बीच में किया है और इसमें आपको 10 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। यानी कि 119 सीटें आपको मिल सकती है और एनडीए अधिकतम 124 सीटें हासिल कर सकता है, ऐसा हमारा ये ओपिनियन पोल कह रहा है। क्योंकि तकरीबन 2% वोटिंग परसेंटेज एनडीए के खाते में जाता दिख रहा है 16 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच में। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाए, लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि 60% लोग अभी भी तय नहीं कर पा रहे हैं या बता नहीं रहे हैं कि वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि इसमें काफी कुछ अभी फेरबदल हो सकता है और हमारा यह मानना है कि यह कांटे का मुकाबला है। ऐसे में मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, अगर मान लीजिए कि हमारा ओपिनियन पोल पूरे तरीके से वैसे ही उतरता है जैसा है, उसके आधार पर आपको हल्का सा नुकसान होता दिख रहा है, क्या यह इसलिए हो रहा है कि मोदी जी प्रचार बहुत दमखम से कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इसलिए हो रहा है कि गौमांस जैसे मुद्दे पर आज बिहार में चर्चा कहीं ज्यादा है और विकास और जात पिछड़ चुका है? नहीं, मैं आपके सर्वेक्षण पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में मोदी जी या मोदी जी नहीं, इस पर चुनाव हुआ था। उसके बाद फिर दिल्ली में चुनाव हुआ, केजरीवाल या केजरीवाल नहीं, और अब तीसरा चुनाव है बिहार में, नीतीश कुमार या हां या ना। तो ये जो पर्सनैलिटी इश्यूज से जब बड़ी हो जाती हैं जी, और उनके इर्द गिर्द ही पोलराइजेशन होने लगता है जी, तो बिहार में भी मोदी जी के सामने कोई नहीं था, केजरीवाल जी के सामने अंतिम समय में किरण बेदी जी थी जी, और अभी तक नीतीश जी के मुकाबले में कोई नहीं है। तो जो व्यक्तित्व के आकर्षण की जो वोट हैं जी, वो भी एक बड़ा फैक्टर होती हैं। और किसी भी सर्वे में, आपके सर्वे में से लेकर के जितने सर्वे आपके दिखाए गए हैं जी, नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है वो मोदी जी से अगर मैं कहूं ज्यादा है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भी 58% लोगों ने माना है जी कि नीतीश जी ने अच्छा काम अपने देश के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया। एक मत है, इसमें तो एक मत है केसी त्यागी साहब। सवाल यह है, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 3 गलतियां की। पहली गलती बीजेपी साथ छोड़ा, दूसरी गलती लालू प्रसाद से यह हाथ मिलाया, और तीसरी गलती महादलित जीतन राम मांझी को बाहर का रास्ता दिखाया। ने उसकी व्याख्या में तो बहुत समय लगेगा। हम तो अटल अडवाणी जी के साथ थे और जो विवाद के मुद्दे थे अटल अडवाणी जी ने उनको अलग किया था, तभी उनके साथ इतनी 21 पार्टियां आई थी जी, और हमारे लिए संभव नहीं था बीजेपी के नए नेतृत्व के साथ काम करना। दूसरा, हम अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकते थे, ये सत्य है, इसलिए हमने लालू जी का साथ लिया और जीतन राम मांझी हमारी पीठ में छुरा घोंप करके भाजपा के साथ गठबंधन में लगे हुए थे जी। और गठबंधनों के इस दौर में अब मुझको आप बताइए, जो तीनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं भाजपा के साथ, क्या इनमें से कोई भी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ? इसमें कोई शक नहीं है त्यागी जी कि आज दोनों गठबंधन दरअसल एक तरह से अवसरवादिता के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, या यूं कहें कि वोट की राजनीति पर। बस एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं, उसका हमें ब्रेक लेना है, लेकिन हम एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहेंगे। हमने एक सवाल पूछा था अपने 7000 रेस्पोंडेंट से कि क्या लालू प्रसाद यादव के साथ गठजोड़ करना नीतीश कुमार को भारी पड़ा। 47% लोगों का मानना है कि हां भारी पड़ा, जबकि 39% कहते हैं कि नहीं, जो हुआ वो अच्छा है। क्या आपको लगता है कि लालू जी की छवि आज थोड़ा बहुत नीतीश कुमार जी के ऊपर भारी पड़ रही है? मानता हूं ना कमजोर पड़ना मानता हूं। असल में लालू जी, नीतीश जी, शरद जी, हम सब लोग डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर की परंपरा के लोग हैं जी। बहुत लंबे समय तक पूरी आपातकाल की जेल लालू जी ने, नीतीश जी ने साथ काटी थी जयप्रकाश जी के आंदोलन में जी। और कुछ नॉन इश्यूज को लेकर के विवाद रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा बने जॉर्ज साहब के नेतृत्व में जी। लेकिन जब नए नेतृत्व के साथ हमारा निभाव, श्री मोदी जी के साथ जब हमारा निभाव नहीं हो सकता था,
हम उनको बता करके अलग हुए जो हमारे भाजपा के मित्र कहते हैं पीठ में छुरा घोंप दिया, धोखा दे दिया। जी, हम राजनाथ जी से मिले, हम जेटली जी से मिले, हम बिल्कुल आप लोग का ये काफी लंबा चला था, लेकिन बस एक छोटी सी बात इसका, क्योंकि मैं ब्रेक लेना है, क्या आपको लगता है कि लालू जी की वजह से थोड़ा सा डेंट लगा है? नहीं, लालू जी की वजह से हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, हम यहां पर रुक रहे हैं बस कुछ ही देर के लिए और तुरंत वापस आ रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव की वजह से और चुनाव प्रचार की वजह से जिस बड़े पैमाने पर, विस्तृत पैमाने पर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसकी वजह से एनडीए को फायदा हो रहा है? क्या नीतीश कुमार को नुकसान इसलिए हो रहा है कि वो लालू जी के साथ है? इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। विशिष्ट पैनल भी मौजूद है, हमारे दो एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, नौकरी साहब और एनके सिंह साहब। बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन का ये विस्तृत ओपिनियन पोल।